नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शांति दूत बनेगा भारत की। तो आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला बनेगा भारत में। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव आ रहे हैं भारत दौरे पर। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट की यात्रा से पहले हो सकती है लावरोव की यात्रा। 2 अप्रैल को बेनेट पहुंच रहे हैं 3 दिवसीय भारत दौरे पर। रूसी विदेश मंत्री के बाद बेनेट से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं की यात्रा खत्म होने के बाद पुतिन जेलेंस्की से बात करेंगे मोदी और ये बातचीत शांति कायम करने की दिशा में होगी महत्वपूर्ण। दूसरी ओर बेनेट भी दोहराएंगे यही प्रक्रिया। लावरोव और बेनेट की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि कई नाटो देशों को भारत से ही शांति संदेश निकलने की उम्मीद है। तो कई देश हैं जिनको उम्मीद है कि भारत से ही शांति का संदेश निकलेगा और यही वजह कहा जा रहा है कि शांति दूत बनेगा भारत। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने का फॉर्मूला बनेगा भारत में ही। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव भारत दौरे पर आ रहे हैं। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट की यात्रा से पहले हो सकती है लावरोव की ये यात्रा। 2 अप्रैल को बेनेट पहुंच रहे हैं 3 दिवसीय भारत के दौरे पर। तो वहीं रूसी विदेश मंत्री के बाद बेनेट से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों नेताओं की यात्रा खत्म होने के बाद पुतिन जेलेंस्की से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये बातचीत शांति कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। दूसरी ओर बेनेट भी दोहराएंगे यही प्रक्रिया। लावरोव और बेनेट की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि कई नाटो देशों को भारत से ही शांति संदेश निकलने की उम्मीद है। अब बात कोयला काला है की, तो राजस्थान के लिए कोयले की राह आसान नहीं। छत्तीसगढ़ में कोयले को लेकर शुरू हो चुकी है सियासत। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने की पुनः विचार की मांग। मामला बढ़ता देख सीएम बघेल ने कहा, कोल ब्लॉक पर अभी अंतिम अनुमति नहीं दी गई है। आदिवासियों के हित में नहीं किया जाएगा कोई समझौता। बघेल के बयान के बाद प्रभावित हो सकती है कोल आपूर्ति। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, उसके बाद ये बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ से राजस्थान के लिए कोयले की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। पर अब ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि ये आपूर्ति अब बाधित हो सकती है। राजस्थान के लिए कोयले की राह आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोयले को लेकर शुरू हो चुकी है सियासत। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने पुनः विचार की मांग की है। तो मामला को बढ़ता हुआ देखकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोल ब्लॉक पर अभी अंतिम अनुमति नहीं दी गई है। आदिवासियों के हित में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बघेल के बयान के बाद प्रभावित हो सकती है कोल की आपूर्ति। खाली ट्रक से 1 करोड़ की कर चोरी। एसजीएसटी अधिकारियों ने पावटा से पकड़ा था खाली ट्रक, जिसमें 1 करोड़ की कीमत के कॉपर स्क्रैप का दिखाया परिवहन। 15,410 किलो तांबा स्क्रैप का दिखाया परिवहन। फर्जीवाड़े से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की आशंका है। पूरे मामले में भारी कर चोरी की आशंका है। 15 दिन से एसजीएसटी झालाना कार्यालय में खड़ा है खाली ट्रक। तो 15 दिन से खाली ट्रक झालाना में खड़ा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि खाली ट्रक से 1 करोड़ की कर चोरी की बात सामने आ रही है। एसजीएसटी अधिकारियों ने पावटा से पकड़ा था खाली ट्रक को, जिसमें 1 करोड़ की कीमत के कॉपर स्क्रैप का दिखाया था परिवहन। 15,410 किलो तांबा स्क्रैप का दिखाया था परिवहन। फर्जीवाड़े से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की आशंका है। पूरे मामले में भारी कर चोरी की आशंका है और यही वजह कि 15 दिन से एसजीएसटी झालाना कार्यालय में खड़ा हुआ है ये खाली ट्रक। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए पहुंचे हैं मौके पर 2 हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर ने पहले फेज का ऑपरेशन शुरू किया है। कुछ देर में रवाना होगा दूसरा हेलीकॉप्टर भी। खुद फील्ड डायरेक्टर रूप मीणा भी हेलीकॉप्टर में सवार है। बालेटा, नाहर शक्ति, अमन की बैरी, कटी घाटी, कलाकड़ी वन क्षेत्र में भीषण आग लगी है। करीब 3 से 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगी है ये भीषण आग। इसी क्षेत्र में बाघिन ST-17 व उसके शावकों का मूवमेंट भी बताया जा रहा है। अब खतरा तमाम वन्य जीवों को लेकर है, वनस्पतियों को लेकर है। तो वहीं जो ग्रामीण उस एरिया के पास निवास करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसको लेकर भी खतरा मंडरा रहा है। बाघिन का भी मूवमेंट वहां पर देखा जाता है। बाघिन ST-17 का मूवमेंट और उसके शावकों का मूवमेंट भी इस एरिया में देखा जाता है। उनको लेकर भी आशंकाएं बढ़ गई है। करीब 9 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जिसमें आग फैली हुई है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज में भीषण आग लगी है। आग बुझाने में जुटे हैं 2 हेलीकॉप्टर।
खुद फील्ड डायरेक्टर भी हेलीकॉप्टर में सवार हैं। बालेटा, नाहर शक्ति, अमन की बैरी, कटी घाटी, कलाकड़ी वन क्षेत्र में भीषण आग लगी है। इसी क्षेत्र में बागिन ST-17 व उसके शावकों का मूवमेंट भी है। तो ये पूरी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि अब लगातार प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द इस दावानल पर काबू पाया जा सके, ताकि जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा तो वैसे ही सभी एक राहत के सांस भी लेंगे। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? देखिए आयुषी, लगातार कोशिश जारी है कि कैसे इस दावानल पर काबू किया जा सके, लेकिन दावानल लगातार बढ़ रही है। सरिस्का के जंगल में आग का जो एरिया है वो लगातार फैल रहा है। मैं कहूँगा यहाँ से एक बार दिखाएं कि हेलीकॉप्टर जो है वो पानी लेकर आया है सिलीसेड से और दूसरा हेलीकॉप्टर अलवर से फ्यूल लेने गया है। लगातार हेलीकॉप्टर्स के फेरे जारी हैं और मेरे ठीक पहले जो आप देख सकते हैं पहाड़ी आपको दिख रही है, इसके ठीक पीछे तेज़ आग है। थोड़ी थोड़ी देर में बहुत बड़ी लपटें यहाँ से उठती हैं, बहुत धुआं यहाँ से उठता है, बड़े इलाके में आग लगी है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि जब से हम इस पहाड़ी पर चढ़े हैं, इस पहाड़ी पर से ही करीब हम यहाँ से दूरी ठीक से नहीं नाप सकते, लेकिन करीब 100 से 200 फीट जो आग है वो आगे तक बढ़ गई है। इससे पहले वहाँ तक आग नहीं पहुँची थी। हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार आग आगे बढ़ रही है। ये कुछ कर्मचारी अभी ऊपर थे, वो कर्मचारी क्योंकि दोपहर का समय हो गया है, सुबह से लगातार एक कोशिश कर रहे थे कि इस आग को आगे बढ़ने से लोग रोकें, एक फायर लाइन बनाएं ताकि आगे आग नहीं पहुंच सके, लेकिन वो भी यूं माने कि पूरी तरह सफल नहीं हो सके हैं और तेज धूप और गर्मी के कारण कर्मचारी नीचे वापस पहाड़ से उतर चुके हैं। हम खुद अभी करीब 5 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं और 5 किलोमीटर के ऊपर आकर हम ये सब आप लोगों को दिखा पा रहे हैं कि सामने आग है और एक पूरी लाइन जो है ये आप देख सकते हैं। ये से एक बार दिखाएंगे कि लेफ्ट में कितना लंबा जो है पूरा धुआं दिख रहा है। ये पूरा अंदर नाहर सती मंदिर की तरफ और आगे की तरफ निकल जाता है और करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी में ऐसी ही आग है। ये लास्ट का पेरीफेरी वाली आग है जो लगातार आगे बढ़ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बीच का जो इलाका है वहां सब कुछ जलकर राख हो गया है। आसपास के इलाकों में लगातार आग का आगे बढ़ना जारी है। उसे रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं, उसे रोकने के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं। खुद DFO सुदर्शन शर्मा भाटियाला वाली जो चौकी है वहां पर मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है यहां से पानी गिराकर आगे बढ़ा है। इसके ठीक लेफ्ट में तेज धुआं जो है वो देख सकते हैं, लेकिन चूंकि कोहरा धूप जो है बहुत तेज है तो धूप के कारण साफ तौर पर हम आग को नहीं देख सकते हैं। जो दूरी की आग है उसे हम नहीं देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स के फेरे लगातार यहां से जारी हैं और सिलीसेड तक वापस जाते हैं। सिलीसेड से पानी वापस भरते हैं और फिर यहाँ पे लाकर पानी का छिड़काव करते हैं। जिस तरह फील्ड डायरेक्टर RN मीणा कह रहे हैं कि जब तक आग पूरी तरह काबू नहीं कर ली जाती है तब तक लगातार हेलीकॉप्टर्स का फेरा जो है यहाँ पर लगाना जारी रहेगा। 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, लगातार दोनों हेलीकॉप्टर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस आग पर काबू पाया जा सके, सरिस्का की वनस्पति को, वन्य जीवों को बचाया जा सके। सरिस्का में अभी 27 बाघिन हैं जो यहाँ पर हैं, 400 से ज़्यादा बघेरे हैं और दूसरे वन्य जीव यहाँ पर हैं जिनको बचाने की कोशिश जो है सरकार के स्तर पर भी शुरू हो गई है कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए। सरकार के लोग भी इसमें पूरी तरह कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी हैं, जयपुर में बैठे अधिकारी से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, जिस तरीके से आपके पीछे की तस्वीरें भी मैं देख पा रही हूँ कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो हिलती हुई नजर आ रही, तो ऐसा लग रहा है कि हीट वेव का असर है, हवाएं वहां पर चल रही है, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा आग के फैलने का ऐसे में। तो देखिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है यहाँ पे कि तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही है। तेज़ हवा के कारण आग जो है बहुत तेज़ी से फैलती है और हम जब यहाँ देखते हैं, यहाँ दिखाएं एक बार कि वो अभी भी वहाँ पर फायर देख सकते हैं, सिर्फ धुआं नहीं है। जैसे ही आग तेज़ होती है, जैसे ही हवा तेज़ होती है, आग जो है वो अपना रूप विकराल कर लेती है और फिर वो आगे तक बढ़ने लगती है। तो हवा सबसे ज़्यादा योगदान इस आग को बढ़ाने में कर रही है और चूंकि पहाड़ियों के ऊपर और हवा की स्पीड जो है उन इलाकों में ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जबकि तलहटी में हवा का रुख जो होता है वो धीमा होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम जहां खड़े हैं पहाड़ी की एक चोटी पर हैं और इस चोटी पर भी हवा की गति तेज़ है और ये
सरिस्का को बचाने में नहीं, नुकसान करने में योगदान कर रही है। अगर हवा धीरे होती है तो आग की गति भी, फैलने की जो गति है वो धीरे हो जाती है। कोशिश ये है कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए। कर्मचारी यहाँ के लगे हैं, अलवर का जिला प्रशासन इस कोशिश में है कि कैसे और मदद यहाँ पर पहुँचाई जा सकती है और इस आग को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन एक पूरा इलाका है, वो पूरा इलाका राख में तब्दील हो चुका है और हमें भी अंदर जाने से रोका गया है कि आग का जो इलाका है अंदर के हिस्से में आप न जाएं, क्योंकि आग कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है और नुकसान हो सकता है। हम जो पेरीफेरी की पहाड़ी की चोटियां हैं उन चोटियों तक हम जिस तरह पहुंचे इस दोपहर में, उसके बाद हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे थोड़ी थोड़ी देर में ये जो सामने वाली आग है यही तेज़ बढ़ जाती है और फिर तेज़ी से आग बढ़ने लगती है। जी अश्विनी, देखिए तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, कुछ अधिकारी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनकी ओर से क्या प्रयास वहां पर जारी है, कुछ जानकारी इस बारे में आप दे पाएंगे? देखिए, अधिकारियों की ओर से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। जिन कर्मचारियों को फायर लाइन बनाने के लिए लगाया गया था वो कर्मचारी कोशिश कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले यहाँ से सारे कर्मचारी जो यहाँ फायर लाइन बना रहे थे कि आगे आग ना बढ़े, वो लोग कर्मचारी जो हैं वापस पहाड़ी से नीचे उतरे हैं, क्योंकि दोपहर का समय हो गया है और सुबह से ये लोग काम कर रहे हैं। बाकी जगह भी काम कर रहे हैं। आग के पास में इस दोपहर में टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा है, आग को बुझाने का प्रयास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक कोशिश हो रही है कि कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। वन अधिकारी कह रहे हैं कि जो हमारी कोशिश हो सकती है आग को बढ़ने से रोकना और आग का जो नुकसान हो चुका है उसके बाद आगे नुकसान न हो, ये कोशिश है। लेकिन फिर भी मैं यहां देखकर जो कह सकता हूं कि आग विकराल है और इन 2 हेलीकॉप्टर से जो पानी डाला जा रहा है वो भी नाकाफी नजर आ रहा है और ये अभी ये कहना मुश्किल है कि इस आग पर पूरी तरह कब काबू पा लिया जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है। डीएफओ सुदर्शन शर्मा भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जंगलात महकमे के पास, वन विभाग के पास एक एग्जैक्ट फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होना, यह भी एक बड़ी वजह है इस आग के इतने ज्यादा धधकने के पीछे। निश्चित तौर पर फॉरेस्ट के पास उतने बड़े संसाधन नहीं हैं और यही कारण है कि बीते दिन ही फॉरेस्ट की ओर से एक पत्र लिखा गया और सैन्य सहयोग मांगा गया। उसके बाद 2 हेलीकॉप्टर्स मिले हैं। जो गाड़ियां फायर ब्रिगेड की होती हैं वो जंगल में नहीं चल सकती हैं, उनसे कोई लाभ नहीं हो सकता है। जो छोटी आग जो होती है और पेरीफेरी या रास्ते वाले, सड़क किनारे वाले जो रास्ते जगह होती हैं वहाँ पर अगर कोई आग लगती है तो पहले फेज़ में ही उस पर काबू किया जा सकता है। अगर जंगल के बीच में इतनी बड़ी जब आग हो जाती है तो वन विभाग के पास इतने संसाधन नहीं है कि उस पर काबू किया जा सके। एक पुरानी परंपरा है कि फायर लाइन बनाई जाए, अगर 2 किलोमीटर के एरिया में अगर आग लग रही तो 1 किलोमीटर या 500 मीटर छोड़कर एक फायर लाइन बनाई जाती है ताकि वहां से आगे आग न लगे। और बीच बीच में भी कोशिश की जाती है कि पहाड़ों पर दर्शकों ने देखा होगा कि बहुत पत्थरों की एक लाइनें बनी होती हैं, तो समझ में नहीं आती कि लाइनें क्यों होती हैं। वो इसीलिए बनाई जाती हैं, एक पत्थर की एक लाइन होती है कि अगर एक तरफ से कोई आग लगना शुरू होती है तो पत्थर तक आकर रुक जाती है, वहाँ उसको आगे कोई वनस्पति नहीं मिलती है और अगली वनस्पति जब तक आग नहीं पकड़ती है तो एक फायर लाइन तैयार हो जाती है कि आगे आग नहीं पकड़े और जंगल में और आग नहीं फैले। ऐसी लगातार कोशिशें होती हैं, लेकिन सरिस्का एक जंगल घना और घिरा हुआ जंगल है, वनस्पति बहुत है और इस समय जो धोक का जंगल है वो पत्तियां पूरी तरह गिरा देता है। वो जंगल में सूखी पत्तियां होती हैं, वो बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं। इस इलाके में बांस, सालर और धोक के अलावा और दूसरी वनस्पति भी है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। धोक, गीला धोक भी जो है वो अगर आग पकड़ाया जाए तो बहुत तेज जलने लगता है और सूखी पत्तियां और घास तो उसमें योगदान कर ही रही है। तो ये बड़े कारण हैं कि बहुत तेजी से आग आगे फैल रही है और फायर लाइन जो तैयार कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से ये कहें कि कोशिश पूरी नहीं पड़ती दिख रही है कि फायर लाइन सवाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा है कि आखिर कब तक हम आग लगने पर ही कुआं खोदेंगे? क्यों इस तरीके का सिस्टम डेवलप नहीं किया जाता है कि इस तरीके की दावानल पर कंट्रोल किया जाए? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से जंगलों में आग लगी। जैसे आपने भी जब सुबह बात की थी अधिकारियों से तब आपने भी रिपीट किया था यही बात कि पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई, पर क्या वजह कि फायर फाइटिंग सिस्टम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर? देखिए, सबसे बड़ी होती है जंगल में मॉनिटरिंग। जो बीट के लोग हैं, जो रेंज के लोग हैं, उन्हें पता होता है कि किस जंगल में कहाँ कोई समस्या हो सकती है या सबसे पहली सूचना जो आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि दुर्घटना में सबसे पहले और कितनी जल्दी कोई सूचना आ जाए। वो डिपेंड करता है बीट अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर। तो सरिस्का में यूँ तो कर्मचारियों की समस्या है और 1/3 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर समय पर सूचना आ जाती है तो छोटी आग को काबू किया जा सकता है। लेकिन जब कई किलोमीटर में आग पहुँच
जाती है तो कोई भी फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ काम नहीं कर सकता है, क्योंकि कई किलोमीटर 1000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका हो गया है। पहले 885 वर्ग किलोमीटर सरिस्का का इलाका था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 885 वर्ग किलोमीटर में कम से कम या कोर एरिया में कम से कम पाइप डाल के या फायर फाइटिंग सिस्टम तैयार किया जाए, वो संभव नहीं होता। आसपास के जो पॉन्ड्स हैं उनमें बारिश के समय ही पानी आ पाता है, बाकी सूख जाते हैं। बोरिंग से ही जो वाटर होल्स हैं वन्य जीवों के पानी के लिए, वहाँ बोरिंग से पानी पहुँचाया जा रहा है, तो ये संभव नहीं है। और बहुत बड़ा बजट की गुंजाइश उसमें होती है जो सरकारों के पास संभव नहीं होता कि जंगल के लिए इतना बजट दिया जाए कि कहीं आग लग जाए तो पानी पहुँचाया जा सके। सिर्फ पहली सूचना इस जंगल में आग के विकराल रूप को बचा सकती है। सूचना में देरी ही आग के बड़े एरिया को दावानल जो है अपने आगोश में ले सकती है, जो यहाँ ले लिया है। कई किलोमीटर का जो इलाका है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह नासा का एक जो सॉफ्टवेयर है उससे लगातार मॉनिटरिंग यहाँ के अधिकारी जो कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि 9 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में आग फैल रही है और लगातार एरिया लगातार बढ़ रहा है। सुबह जब हम देख रहे थे तो वो करीब 8 पॉइंट कुछ दिखा रहा था, अभी 9 पॉइंट कुछ दिखाने लगा है। इसका यानी कि 1 से 1.5 वर्ग किलोमीटर आज दिन में भी ये आग का एरिया बढ़ गया है। तो लगातार एरिया बढ़ रहा है। कोशिश जो हो रही है वो अभी नाकाफी नजर आती है, लेकिन बेस्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिर भी एक्सपर्ट्स जो हैं वन विभाग के, वन्य इलाकों के, उन्हें देखना चाहिए कि वो और आगे क्या कर सकते हैं। सरकार को उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए कि इस जंगल में आग को कैसे रोका जा सकता है। और मैं बता दूं कि ये सरिस्का में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी आग है। इससे पहले इतनी बड़ी आग सरिस्का में और आसपास के राजस्थान के जंगलों में नहीं लगी है। बिल्कुल अश्विनी, अधिकारियों से भी लगातार आपकी बातचीत हो रही होगी, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मसले पर कि अब किस तरीके से और प्रयास किए जाएंगे? देखिए, अभी तक जो अधिकारियों की मॉनिटरिंग है वो चल रही है। जो प्लान है वो यही है कि कैसे हेलीकॉप्टर से इस पे काबू पाते हैं इस आग पर। हेलीकॉप्टर के जो चालक हैं, पायलट हैं, वो उनकी एक रिपोर्ट आनी है। वो एक रिपोर्ट देंगे कि कितने इलाके में पानी डाल रहे हैं, उसके बाद क्या असर आ रहा है, क्योंकि एरियल व्यू वही कर पा रहे हैं। दूसरे कोई भी व्यक्ति जो है एरियल व्यू नहीं देख पा रहा है कि कितना पानी जब वो एक जगह डालते हैं। इसके साथ ही एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है, एक राउंड ऑलरेडी लग चुका है, वो ऊपर पानी से प्लेटो के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना नुकसान दिखता है सर? नुकसान तो ऊपर घास और पूरे सालर के पेड़ थे, उनमें नुकसान तो हुआ ही है। बाकी बुझने के बाद फिर एक पूरी तरीके से उसकी गणना की। तो अश्विनी, डीएफओ सुदर्शन शर्मा को हम सुन रहे थे, हमारे दर्शकों तक भी उनकी बात पहुंचाई। आप क्या व्यू रखते हैं? देखिए, एरियल व्यू को देखने के बाद जो पायलट्स की एक रिपोर्ट आएगी वो तय करेगी कि आगे कितना काम किया जाना है और कैसे काम किया जाना है। क्या कोई और हेलीकॉप्टर यहाँ संख्या बढ़ाई जा सकती है ताकि जल्दी काबू किया जा सकता है, या फिर कोई दूसरा उपाय इस आग का हो सकता है, उस पर कोशिश होनी चाहिए। जी आयुषी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मातृ स्वास्थ्य का लक्ष्य कार्यक्रम स्वास्थ्य भवन में आयोजित हो रहा है। ये कार्यक्रम चिकित्सा सचिव आशुतोष पेडनेकर इस कार्यक्रम में मौजूद है, तो वहीं मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भी मौजूद हैं। उसमें डायरेक्शन ये है कि आपने 360 चाहते हैं, जिसमें 50 आपने मेडिकल कॉलेज लिए हैं, 48 आपने डीएच लिए हैं, उसके बाद आपने 6 एसडीएच 19 हैं और आपने सीएचसी लिए हैं, पीएचसी लिए हैं, 3 सैटेलाइट लिए हैं। इस ढंग से आपने 360 जो बनाया है नंबर। हम ये चाहते हैं कि 360 पर भी हमारा कई सालों का प्रोग्राम नहीं है, हमें इसी बार बहुत टारगेटेड अप्रोच में इस पे काम करना है। इसके लिए तरुण जी, आपकी मदद के लिए हमारे जितने डेवलपमेंट पार्टनर हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर आप डिवीजन वाइज ले लो कुछ लोगों को जिनपे अपने को काम करना है, इसका बिल्कुल अच्छा तरीका है। आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने वीडियोस बनाए, मॉड्यूल बेस्ड वीडियो पहुंचेंगे, आपने फोल्डर और सारी चीजें दी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे मातृ स्वास्थ्य का लक्ष्य कार्यक्रम को लेकर। देखिए, मातृ कार्यक्रम को लेकर पूरा लक्ष्य है वो सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया था और उसमें उत्तर कार्य करने वाले जो जिले हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम है, जिसमें कि अभी चिकित्सा मंत्री जो है 15 महीना उनको आना था, लेकिन एन वक्त पर उनके आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया। अब ऐसे में चिकित्सा सचिव जो है आशुतोष पेडनेकर वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ में निदेशक है जो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी वो कार्यक्रम में मौजूद है
और पूरे प्रदेश भर के जो इस कार्यक्रम को लेकर समीक्षा है वो पूरी की जा रही है। साथ में तो मातृ स्वास्थ्य का लक्ष्य कार्यक्रम ये पूरा जिसका आयोजन किया जा रहा है स्वास्थ्य भवन में आयोजित हो रहा है ये कार्यक्रम। चिकित्सा सचिव आशुतोष पेडनेकर इस कार्यक्रम में मौजूद है, तो वहीं मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भी मौजूद हैं। विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए विकास से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ कहा जा रहा है जरा वो सुनते हैं। मतलब उसमें बात वाली केयर भी शामिल है, वो शामिल है। ये भी एक बहुत अच्छी चीजें हैं। अभी जैसे सेक्रेटरी सर के निर्देशन में अपने इस पे काम भी कर रहे हैं कि रियल टाइम की ढंग से उनको इंसेंटिव मिले। मुझे लगता है कि अगर हम सारे काम करेंगे तो ये जो इन्होंने स्लाइड स्क्रीन अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया है कि हम इंडिया के बराबर तक पहुंचेंगे, मैं चाहता हूँ तरुण जी की वो पहली जो स्लाइड है वो गलत हो जाए। हम इनके टारगेट से पहले ही बता दें कि देखो हम तो बिल्कुल सिखा चुके और ये काम करोगे आप, इस पे काम करना है आपको। कभी भी कोई दिक्कत आए, कोई भी आपको ऐसी चीज लगे कि इस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, ये आपका इनिशिएटिव है, आपको हमसे ये मदद चाहिए। स्टेट की टीम हमेशा आपके लिए तैयार है, परंतु सारा काम आपको करना है। डिस्ट्रिक्ट को आपसे बेहतर कोई और समझता नहीं है। इस साल 1 अप्रैल अपने एक एक दिन के लिए काम करेंगे, ये सोच के काम करेंगे कि चाहे लक्ष्य है, सुमन है, पीएमएसएमए है, प्रसव 8 है, दक्षता है, हमारे इनसे जुड़े दूसरे तरह के जो पूरे आगे बढ़ते और आपको बता दें कि हरमाड़ा भडाणा क्षेत्र में बिछेगी पेयजल लाइन। क्षेत्र में बसी कॉलोनीज को जोड़ा जाएगा बिसलपुर लाइन से। 28 करोड़ की लागत से 50,000 आबादी होगी लाभान्वित। 3 टंकियां, पंप हाउस और लाइनें बिछाने के लिए टेंडर जारी है। मई में जारी कर दिए जाएंगे वर्क ऑर्डर। पीएचईडी के मुताबिक 1.5 साल में कार्य होगा पूरा। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी योजना। और साथ ही आपको बता दें कि हरमाड़ा भडाणा क्षेत्र में ये पेयजल लाइन बिछेगी। क्षेत्र में बसी कॉलोनियों को बिसलपुर लाइन से जोड़ा जाएगा। 28 करोड़ की लागत से 50,000 आबादी लाभान्वित होगी। 3 टंकियां, पंप हाउस और लाइनें बिछाने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। मई में जारी कर दिए जाएंगे वर्क ऑर्डर। पीएचईडी के मुताबिक 1.5 साल में कार्य पूरा होगा। रीट 2022 के लिए शिक्षा विभाग तैयार। शिक्षा विभाग अप्रैल में विज्ञप्ति कर सकता है जारी। इस बार जिला मुख्यालयों पर ही रीट परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी। इसके बाद होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस भी लगभग तैयार है। इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान को भी शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने रीट के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। रीट के जरिए होनी है 46,500 पदों पर भर्ती। 23 और 24 जुलाई को आयोजित होनी है रीट परीक्षा। तो 23 और 24 जुलाई ये 2 महत्वपूर्ण तारीख जिस दिन रीट की परीक्षा आयोजित होगी। केला माता का लक्खी मेला आज से। हालांकि आधिकारिक रूप से 2 अप्रैल को घट स्थापना से शुरू होगा मेला। माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ और गूंज रहे जयकारे। लांगुरिया गाते हुए प्रदेश भर से पदयात्री पहुंच रहे हैं मेले में। हिंडोन, करौली, केला देवी मार्ग पर जयकारे लगाते बढ़ रहे हैं श्रद्धालु। यात्रियों के लिए जगह जगह अल्पाहार केंद्र और विश्राम स्थल संचालित किए जा रहे हैं। 17 अप्रैल तक चलेगा केला देवी का ये मेला। तो केला माता का लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से 2 अप्रैल को घट स्थापना से मेला शुरू होगा। माता के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ और गूंज रहे हैं जयकारे। लांगुरिया गाते हुए प्रदेश भर से पदयात्री मेले में पहुंच रहे हैं। तेल के बाद रूस से कोयला खरीद की तैयारी। कोयला आयात दोगुना करने की योजना। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा रूस से कोकिंग कोल का आयात जारी रखेंगे। इसके साथ ही इस आयात को बढ़ाएंगे भी। इससे पहले किफायती दामों पर तेल खरीदने की हो चुकी है घोषणा। सरकार ने किया साफ, पश्चिमी देशों के प्रभाव में नहीं आएगा भारत। हालांकि भारत के फैसले से अमेरिका नाराज हो सकता है। हालांकि अटकलें इस बात को लेकर तेज है कि भारत के इस फैसले से अमेरिका नाराज हो सकता है, पर एक निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि होगी अगर तेल के बाद रूस से कोयला खरीद की तैयारी की जाएगी। अब बात क्रिकेट के महाकुंभ आईपीएल 2022 की। तो गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से मात दी है। गुजरात ने लखनऊ के सामने रखा था 159 रन का लक्ष्य। मोहम्मद शमी की कहर बरपाती गेंद ने लखनऊ को ला दिया घुटनों पर, लेकिन हुड्डा 55 और आयुष की 54 रन की पारी की बदौलत खड़ा किया सम्मानजनक स्कोर। शमी ने 25 रन देकर केएल राहुल, डिकॉक और मनीष पांडे को किया चलता। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने 5 विकेट खोकर 161 रन बनाकर मुकाबला जीता। राहुल टेवटिया 40 और हार्दिक पांड्या ने बनाए 33 रन।
आज पिछले सीजन की आखिरी 2 टीमों के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद का मुकाबला। सैमसन, बटलर, पडिक्कल, बोल्ट, अश्विन और चहल से राजस्थान को उम्मीद है। तो सैमसन, बटलर, पडिक्कल, बोल्ट, अश्विन और चहल वो नाम है जिनसे राजस्थान को उम्मीदें हैं। अब कई राज्यों में हिंदू भी होंगे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने उठाई मांग। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में किया इसका जिक्र। राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जा तय किए जाने की बात कही। अगर ऐसा होता है तो कई राज्यों में हिंदू हो जाएंगे अल्पसंख्यक, यानी पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में इसका असर नजर आएगा। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में इसका असर होगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी हिंदुओं को मिल जाएगा अल्पसंख्यक का दर्जा और फिर इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों वाली मिलने लगेंगी सुविधाएं। अब कई राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक होंगे, ये बात सामने आ रही है क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने मांग उठाई है। सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में इसका जिक्र किया है। राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जा तय किए जाने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, यानी पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में इसका असर नजर आएगा। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में इसका असर होगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी हिंदुओं को मिल जाएगा अल्पसंख्यक का दर्जा और फिर इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों वाली सुविधाएं भी मिलने लगेंगी। बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा। संसद भवन पहुंची है वसुंधरा राजे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से राजे ने की मुलाकात। दोनों के बीच हुई संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा, संसद भवन पहुंची है वसुंधरा राजे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से राजे ने मुलाकात की है। दोनों के बीच संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई और फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप तक सुपर एक्सक्लूसिवली पहुंचा रहा है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, इस मुलाकात के क्या मायने समझे जाएं? देखिए, लगातार मुलाकातें वसुंधरा राजे का ये मुलाकातों का दिल्ली में दौर चल रहा है और आज फिर सुबह पार्लियामेंट पहुंची। कुछ दिनों पहले वो पार्लियामेंट पहुंची थी तो बहुत लंबे समय बाद पार्लियामेंट आई थी। काफी 4-5 घंटे का उनका वहाँ पर एक दौरा माना जा सकता है। उसके अलावा कई नेताओं से मिली थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, जिसकी चर्चा अगले 48 घंटे तक दिल्ली में और जयपुर में रही। उसके बाद वो शपथ समारोह में भी गई, तमाम चीजें हुई। उस बीच में वो राजनाथ जी से मिली। लेकिन आज ये बेहद महत्वपूर्ण, पहले भी उनका बीएल संतोष से वो मिली थी, राजनाथ सिंह से मिली, तब भी जेपी नड्डा से उनका मुलाकात का कार्यक्रम था। लेकिन जेपी नड्डा बीच में काफी व्यस्त रहे। शपथ समारोह में उनको हिस्सा लेना था, तमाम चीजें थी। लेकिन अब आज ये तस्वीरें जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही है, जेपी नड्डा से मुलाकात करने के मायने समझते हैं। पहला कि वसुंधरा राजे सडनली फील्ड में एक्टिव नजर आई और फील्ड राजस्थान नहीं, फील्ड दिल्ली जहाँ पे माना जा रहा था कि चीजें खराब हैं और अब जब ये तस्वीरें आ रही हैं तो वो कुछ और बयान कर रही है। हो सकता है स्थितियां उस तरह की नहीं हो और अब मुलाकात करके, बातचीत करके स्थितियों को बेहतर बनाया जा रहा हो। दूसरी बड़ी बात है कि जेपी नड्डा आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो इन कमांड माने जाते हैं। और जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे का आज का नहीं, बहुत पुराना दोस्ती का भी संबंध है। पहले जब एक साथ राजनीति की है उन्होंने, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से पहले भी वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा के बीच की बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे। इसके अलावा देखिए, जिस तरह से अब गुजरात के बाद जो पहला नंबर चुनाव में आता है वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में राजस्थान आता है, जहां पर बहुत लंबे समय से भाजपा नेतृत्व की नजर है और वो वहां पे अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं क्योंकि अशोक गहलोत को एक विपक्ष का एक बड़ा चेहरा मानते हैं। तो वहां पर चुनाव में क्या चुनौतियां रहेंगी, किस तरीके से गहलोत सरकार के उस स्थिति को भापना होगा, वो तमाम चीजों में वसुंधरा राजे का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और एक सबसे बड़ी बात है, इस पूरे राजनीतिक स्थिति में परसेप्शन की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है और वसुंधरा राजे एक के बाद एक बड़े नेताओं से मुलाकात करके, हो सकता है शिष्टाचार मुलाकात हो सकता है जब भी वो दिल्ली आती हैं, वो भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो अलग अलग नेताओं से मुलाकात करती हैं। लेकिन ऐसे समय जहाँ पर कहा जा रहा था
कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद वसुंधरा राजे की राजनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल अदिति, देखिए अब ये तो तय हो गया जिस तरीके से वसुंधरा राजे एक्टिव नजर आ रही है, तो बीजेपी उनके साथ के साथ ही राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते और आपको सीधा सरिस्का लिए चलते और वहां से कुछ राहत भरी तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि वहां पर लगातार दावानल भीषण होती जा रही, पर अब ऐसे में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। अब तस्वीरें जरा आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स की मदद से यहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, एरियल व्यू आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम का। एरियल व्यू के जरिए समझिए कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए इस दावानल पर काबू पाया जा रहा है। एक भारी संख्या में पानी दावानल पर छोड़ा जा रहा है जिससे आग बुझ सके और आग फैले नहीं। तो वहीं भौगोलिक परिस्थितियां भी इस वक्त बहुत ज्यादा विषम बनी हुई है, तेज हवाएं वहां पर चल रही जिसकी वजह से आग और भी ज्यादा धधक रही है। तो वहीं 2 हेलीकॉप्टर हैं जो लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि 9 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पूरी दावानल फैल चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फास्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।